तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे जड़ या रूट के बारे में, जिसमें आज आप समझेंगे जड़ की परिभाषा, जड़ की विशेषताएं, जड़ के प्रमुख भाग, जड़ के प्रकार, रूपांतरण, जड़ के कार्य। इसी के साथ आप देखेंगे जड़ों में अंतर। तो आइए हम समझते हैं जड़ की परिभाषा। पौधे का वह भाग जो सीड के अंकुरण के समय रेडिकल या मूलांकुर से विकसित होता है तथा नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक लेकिन जल एवं भूमि की तरफ बढ़ता है, ऐसी संरचना को जनरली हम रूट कहते हैं। यानी प्लांट के वे भाग जो भूमि के नीचे रहते हैं एक साथ मिलकर रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से जड़ें मृदा से जल एवं विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यदि हम जर्मिनेशन की स्थिति के आधार पर देखें तो सीड में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, प्लम्यूल तथा रेडिकल। यानी रेडिकल से विकसित होने वाला भाग रूट कहलाता है। आइए हम समझते हैं इनकी विशेषताएं। जड़ पौधों के अक्ष का डिसेंडिंग भाग है जो रेडिकल से विकसित होता है। ये सदैव प्रकाश से दूर लेकिन भूमि में वृद्धि करती है। अंधकार में रहने के कारण जड़ें रंगहीन एवं भूरे रंग की होती हैं। इसके साथ ही इनमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। जड़ों पर तनों के समान नोड और इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते। इसी के साथ इनमें लीफ, फ्लावर तथा बड भी अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें पत्तियां, पुष्प और फल धारण करने की क्षमता नहीं होती। जड़ें सामान्यतः पॉजिटिव जियोट्रॉफिक तथा नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती हैं, यानी प्रकाश से दूर लेकिन गुरुत्वाकर्षण दिशा में वृद्धि करती हैं। जड़ के अग्रभाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे जनरली हम रूट कैप कहते हैं। इसके साथ ही इनमें एक यूनिसेल्युलर हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसे रूट हेयर कहते हैं। लेटरल रूट्स का निर्माण पेरिसाइकल से होता है जो कि एंडोजेनस होता है। कुछ जड़ों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय कलिकाएं बन जाती हैं जैसे शकरकंद तथा शीशम में। तो आप यहाँ पर ये रूट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरिसाइकल होती है जिससे लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जड़ के क्षेत्र या जड़ों के भाग के बारे में। यानी जड़ के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन या जिसे एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। 1, 2, 3 और 4 इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। रूट कैप जड़ का अग्रस्त क्षेत्र एक टोपी नुमा रचना द्वारा सुरक्षित होता है जिसे जनरली हम रूट कैप कहते हैं। यानी ये रूट का अग्रभाग है जिसमें ये टोपी नुमा संरचना आप देख रहे होंगे जिसे जनरली हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप जनरली अग्रभाग पर उपस्थित कोमल कोशिकाओं की रक्षा करता है। इसी के साथ केवड़े की एरियल या बाइवी रूट में अनेक रूट कैप या मल्टीपल रूट कैप होते हैं। कुछ हाइड्रोफाइट या जलोद्भिद पौधों में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट होते हैं जो पादप को जल की सतह पर तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे आइकोनिया और पिस्टिया में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। रूट कैप के ठीक ऊपर रीजन ऑफ सेल डिवीजन स्थित होता है जो कुछ mm तक लंबा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रूट कैप है, इसके जस्ट ऊपर कुछ mm मोटा क्षेत्र है जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम या रीजन ऑफ सेल डिवीजन क्षेत्र कहते हैं। इनकी कोशिकाएं लगातार कोशिका विभाजन करती रहती हैं क्योंकि इनमें सघन जीव द्रव्य और इनकी भित्ति पतली तथा साथ में ये कोशिकाएं छोटी होती हैं। इस क्षेत्र को रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं या रीजन ऑफ सेल डिवीजन क्षेत्र भी कहा जाता है। रीजन ऑफ एलोंगेशन ये मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के ऊपर स्थित होता है, अपेक्षाकृत कुछ लंबा होता है तथा इनकी कोशिकाएं जड़ों में लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम या सेल डिवीजन क्षेत्र के ऊपर ये कोशिकाएं स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं जनरली कोशिका विभाजन नहीं करती हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन ये एलोंगेशन क्षेत्र के ऊपर स्थित होती हैं। इनकी कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में परिपक्वन और विभेदीकरण प्रदर्शित करती हैं। इस क्षेत्र के नीचे के भागों से रूट हेयर तथा ऊपरी भागों से पार्श्व या लेटरल रूट्स निकलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं इनमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं क्योंकि जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं जड़ों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। बीज अंकुरण या सीड जर्मिनेशन की स्थिति के आधार पर जड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें तथा अपस्थानिक जड़ें, जिनको क्रमशः टेप रूट और एडवेंटियस रूट कहा जाता है। आप इनके डायग्राम देख सकते हैं। आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। मूसला जड़ें या टेप रूट्स। मूसला जड़ों को सामान्य जड़ें भी कहते हैं, जो बीज के मूलांकुर या रेडिकल से विकसित होती हैं। मूसला जड़ें ऊपर से मोटी तथा निचले भाग की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। इनके मुख्य जड़ को जनरली हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं, जिनसे सेकेंडरी तथा टर्सरी रूट निकलती है। तीनों जड़ें मिलकर क्रमशः रूट सिस्टम का निर्माण करती हैं। इस तंत्र में पार्श्व जड़ें एक्रोपीटल सक्सेशन में अरेंज रहती हैं। इसका मतलब है कि जो पुरानी जड़ें हैं वो शीर्ष भाग से दूर तथा नई जड़ें शीर्ष भाग के पास में स्थित होती हैं। टैप रूट्स या मूसला जड़ें मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटियस रूट। अनेक पौधों में बीज अंकुरण के कुछ समय बाद मूलांकुर या रेडिकल की वृद्धि रुक जाती है या जर्मिनेशन के पश्चात ये जड़ें नष्ट हो जाती हैं तथा प्लम्यूल के आधार से नई जड़ें उत्पन्न होने लगती हैं। इन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये प्राथमिक जड़ के अतिरिक्त होती हैं और तने के पर्वसंधि क्षेत्र या किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं। पत्ती तक से ये जड़ें विकसित हो सकती हैं। घास, गेहूं और पौधों में अपस्थानिक जड़ें डोरे के समान पतली और मुलायम होती हैं, जबकि हम ब्रायोफिल्लम या बिग्नोनिया की बात करें तो इनमें अपस्थानिक जड़ें लीफ से विकसित होती हैं और इन जड़ों को जनरली हम लीफ रूट कहते हैं। कुछ पौधों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए तने की कटिंग को जमीन में गाड़ दिया जाता है और कुछ समय पश्चात कटे हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं, जिनको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं विशिष्ट कार्यों के आधार पर रूपांतरित जड़ों के प्रकार या टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रूट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शंस। तो हम समझते हैं भोजन संग्रह के आधार पर मूसला जड़ के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। भोजन संग्रह के आधार पर मूसला जड़ें मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं: तर्करूपी, शंकुरूपी, कुंभीरूपी और कंदिल जड़ें। तो आइए हम बात करते हैं तर्करूपी जड़ें के। ऐसी जड़ें मध्य भाग में फूली हुई होती हैं, ऊपर और निचला भाग क्रमशः पतला होता चला जाता है और एक तर्काकार रूप ले लेती हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से रेडिश या मूली में देखने के लिए मिलती हैं। तो आप यहाँ पर ये तर्करूपी जड़ें या फ्यूजिफॉर्म रूट देख सकते हैं। शंकुरूपी जड़ें, इनका आधारी भाग चौड़ा होता है तथा अग्र भाग पर ये क्रमशः पतली होती चली जाती हैं और एक शंक्वाकार आकार ले लेती हैं। ऐसी जड़ें कॉनिकल रूप या शंकुरूपी जड़ें कहलाती हैं। ये गाजर में मिलती हैं। नेक्स्ट, कुंभीरूपी जड़ें। ये भोजन संग्रह करके मटके का या गोल गेंद का आकार ले लेती हैं तथा इनका अग्रभाग क्रमशः पतला होता चला जाता है। ऐसी जड़ें मुख्य रूप से शलजम में पाई जाती हैं। इन जड़ों को कुंभीरूपी या नेपिफॉर्म रूट्स कहते हैं। कंदिल जड़ें, भोजन संग्रह करके ये जड़ें अनियमित आकार ले लेती हैं। ऐसी जड़ों को हम जनरली कंदिल जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिराबिलिस जलापा में देखने के लिए मिलती हैं। मूसला जड़ का शाखित रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच्ड। शाखन के आधार पर मूसला जड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं: ग्रंथिल जड़ें और श्वसन मूल जड़ें, जिन्हें क्रमशः नोडुलोस तथा रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। ग्रंथिल मूसला जड़ें या नोडुलेटेड टैप रूट्स, इस प्रकार की जड़ें मुख्य रूप से लेगुमिनेसी कुल के पौधों में देखने के लिए मिलती हैं, जिन पर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी रूट पर कभी कभी अनियमित आकार की फूली हुई छोटी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इन ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम लेगुमिनिसेरम सहजीवी के रूप में इन रूट्स में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इन लेगुमिनेसी कुल के बैक्टीरिया को देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स,
दलदली एवं लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे मैनग्रूव वेजिटेशन कहलाते हैं। ऐसे पौधों की जड़ों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है क्योंकि क्षारीय भूमि में इसका अभाव होता है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनकी टेप रूट्स शाखाएं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वृद्धि प्रदर्शित करती हैं और भूमि से ऊपर निकल आती हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इन जड़ों पर छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको जनरली हम लेंटिकल्स कहते हैं। इन लेंटिकल्स द्वारा ऑक्सीजन का वायुमंडल से अवशोषण किया जाता है और भूमिगत भागों को भेज दिया जाता है। इस प्रकार के लेंटिकल्स जनरली रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको हम जनरली रेस्पिरेटरी रूट्स या नेमेटोफोर्स कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें। भोजन संग्रह के आधार पर अपस्थानिक जड़ों के प्रकार। यह टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। भोजन संग्रह के आधार पर अपस्थानिक जड़ें मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। कंदिल जड़ें, पुलकित जड़ें, हस्ताकार, ग्रंथिल जड़ें, मणिकामय और वलयाकार जड़ें। तो आइए हम समझते हैं इनको डिटेल से। कंदिल जड़ें ऐसी जड़ें जो भोजन संग्रह करके अनियमित आकार ले लेती हैं। ऐसी जड़ों को हम जनरली कंदिल जड़ें कहते हैं, जैसे शकरकंद में। तो आप यहाँ पर इनके डायग्राम देख सकते हैं। पुलकित जड़ें या फेसिकुलेटेड रूट। इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों में अनेक मांसल फूली हुई गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती हुई ये जड़ें दिखाई देती हैं, इसलिए हम इन जड़ों को पुलकित या फेसिकुलेटेड रूट कहते हैं। ये डहेलिया में मिलती हैं। हस्ताकार जड़ें या पामेट रूट्स। ऐसी जड़ें मनुष्य के हथेली के समान फूली हुई गूदेदार अपस्थानिक जड़ें हैं जिनमें अंगुलियों के समान अतिवृद्धियां या प्रवर्त पाए जाते हैं, इसलिए इन जड़ों को हस्ताकार जड़ें या पामेट रूट भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से एकोनिटम में पाई जाती हैं। ग्रंथिल जड़ें या नोडुलोस रूट्स। इस प्रकार की जड़ों के शीर्ष भाग फूलकर ग्रंथिमय संरचना बना लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए हम इनको नोडुलोस रूट या ग्रंथिल जड़ें कहते हैं। ये मुख्य रूप से आमा, हल्दी या कुरकुमा में मिलती हैं। मणिकामय जड़ें या मोलिलीफॉर्म रूट्स। इस प्रकार की जड़ें बीच बीच में निश्चित अंतराल पर फूलकर मोती के माला के समान संरचना बना लेती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए इन जड़ों को हम मणिकामय जड़ें कहते हैं। ये जड़ें जनरली करेला में मिलती हैं। वलयित जड़ें या एनुलेटेड रूट। इस प्रकार की जड़ें वलयों या रिंग की संरचना के समान फूल जाती हैं, इसलिए इन जड़ों को हम वलयित जड़ें या एनुलेटेड रूट कहते हैं। ये जड़ें जनरली एपिकॉक में मिलती है। तो आप यहाँ पर इन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अतिरिक्त यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें यानी मॉडिफाइड रूट्स फॉर एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट। यांत्रिक कार्यों के आधार पर ये जड़ें मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। स्तंभ जड़ें, जटा जड़ें, पुष्ता जड़ें तथा आरोही जड़ें, जिनको क्रमशः प्रॉप रूट, स्टिल्ट, बटरेस तथा क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है। आइए हम समझते हैं इनको डिटेल से। स्तंभ जड़ें या प्रॉप रूट्स। इस प्रकार की जड़ें वायवीय या एरियल शाखाओं से निकलकर सीधे भूमि में चली जाती हैं और वृक्ष को स्तंभ के समान दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वायवीय भाग है जिनसे जड़ें निकलकर सीधी जमीन में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे फाइकस बेंगालेंसिस या बरगद में ये जड़ें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष, जिसे ग्रेट वैनियन ट्री कहते हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। ये लगभग 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसमें लगभग 1600 से अधिक स्तंभ जड़ें हैं जो इस पूरे वृक्ष को संभाले हुए हैं। नेक्स्ट, जटा जड़ें या स्टिल्ट रूट। इस प्रकार की जड़ें तने के नोड से निकलकर तिरछी भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और प्लांट्स को सहारा प्रदान करती हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से केवड़ा में, मक्का, गन्ना तथा बाजरे में मिलती हैं। तो आप यहाँ पर इन जड़ों को देख सकते हैं। पुष्ता जड़ें या बटरेस रूट। इस प्रकार की जड़ें तने के आधार भाग से निकलकर भूमि के कुछ ऊपर तख्ते के रूप में विभिन्न दिशाओं में फैली रहती हैं। ये जड़ें अनियमित रूप से मोटी और चौड़ी होती हैं और वृक्ष को यांत्रिक बल प्रदान करती हैं। तो आप यहाँ पर इन जड़ों को देख सकते हैं, ये तख्तेनुमा संरचना बना लेती हैं। ऐसी जड़ों को जनरली हम पुष्ता जड़ें या बटरेस रूट कहते हैं। ये जड़ें पीपल में या फाइकस रिलिजियोसा में देखने के लिए मिलती हैं।
नेक्स्ट और लास्ट, आरोही जड़ें या क्लाइंबिंग रूट्स। इस प्रकार की जड़ें तने की नोड से निकलती हैं और पौधे को आरोहण या क्लाइंबिंग में मदद करती है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वीक प्लांट्स में मिलती हैं जनरली, जैसे बीटल और पैथोस में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, जैविक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें या मॉडिफाइड रूट्स फॉर वाइटल फंक्शंस। जैविक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। स्वांगी कारक जड़ें, चूस्कांगी जड़ें, अधिपादप जड़ें, प्लावी जड़ें, संकुचनशील जड़ें और लास्ट वन हम देखते हैं जननात्मक जड़ें। तो आइए हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्वांगी कारक जड़ें या जिनको हम एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट कहते हैं। कुछ पौधों की वायवी जड़ें हरी हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस कर भोजन का निर्माण करने लगती हैं, जैसे टिनोस्पोरा और ट्रापा। ये आप प्लांट्स देख सकते हैं, ये हरी हो गई और फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट, चूस्कांगी या परजीवी जड़ें, यानी परजीवी पौधों में जड़ें तनों से निकलकर होस्ट के तने में प्रवेश कर जाती हैं और वहां से भोजन का अवशोषण करती हैं। इसीलिए इन जड़ों को फॉस्टेरियल या पैरासिटिक रूट भी कहते हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से कसकोटा में देखने के लिए मिलती हैं। तो आप यहाँ पर ये कसकोटा या अमरवेल का पौधा देख सकते हैं। नेक्स्ट, अधिपादप जड़ें या एपिफिटिक रूट्स। कुछ अधिपादप एपिफिटिक ऑर्चिड जैसे वेंडा में विशेष प्रकार की एरियल रूट्स गुच्छों के रूप में प्लांट बॉडी पर लटकती हुई पाई जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जड़ें विशेष प्रकार के एक ऊतक वेलामेंट टिश्यू की सहायता से जो वायुमंडल की नमी होती है उसको अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए इन जड़ों को हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्लावी जड़ें या फ्लोटिंग रूट्स। कुछ जो जलीय पौधे हैं इनकी जड़ों में एरेनकाइमा अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये स्पंज जैसी फूली हुई संरचना बना लेती हैं तथा प्लांट्स की सतह पर या जल में तैरने में मदद करती हैं, जैसे यूटिकुलेरिया में आप देख सकते हैं। संकुचनशील जड़ें या कॉन्टेक्टाइल रूट्स। इस प्रकार की जड़ें अंडरग्राउंड स्टेम वाले पौधों में पाई जाती हैं। ये जड़ें अपनी वास्तविक लंबाई से आधी सिकुड़ जाती हैं। तो आप यहाँ पर इन जड़ों को देख सकते हैं तथा पौधे के भूमिगत भागों को मृदा में उचित स्थान देती हैं, जैसे केसर में। नेक्स्ट और लास्ट, जननात्मक जड़ें या रिप्रोडक्टिव रूट्स। कभी कभी अपस्थानिक कलिकाओं पर जड़ें निकल आती हैं जो प्रजनन का कार्य करने लगती है, जैसे कि आप परमल में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल आ रही हैं और वो जनन का कार्य कर रही हैं। क्रिया के लिए रूपांतरित जड़ें या मॉडिफाइड रूट्स फॉर इंटरेक्शन विद सिम्बायोन्ट्स। कवकमूल या माइकोराइजा सहजीविता का एक सामान्य उदाहरण है, अर्थात इसमें कवक या फंजाई उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों पर उगता हुआ पाया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन वह पोषित कवकमूल या जिसको एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा कहा जाता है। सेकंड वन परांत पोषित या अंतःपोषित कवकमूल जिसे एंडोट्रोपिक माइकोराइजा कहा जाता है। आइए हम इसको समझते हैं डिटेल में। वह पोषित कवकमूल या एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा, इसमें कवक जड़ों पर उगते हुए पाए जाते हैं तथा जड़ों के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेंटल जैसी एक संरचना बना लेते हैं, जिसके कारण जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और ये जड़ें असामान्य दिखाई देने लगती हैं। कॉनिफर्स के वृक्षों जैसे पाइनस की जड़ों पर कवक मूल उगते हुए पाए जाते हैं। ये कवक पौधों के लिए जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट, एंडोट्रोपिक माइकोराइजा, इसमें कवक पौधों की जड़ों के ऊतकों में होता है। ऑर्चिड के सीडों का जब तक कवकों द्वारा इन्फेक्शन नहीं हो जाता वे अंकुरण करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि शिशु नवोद्भिद या यंग सीडलिंग्स का कुछ न कुछ पोषण कवकों द्वारा प्राप्त होता है। कोलेराइजा का राइजोम स्वतंत्र पूर्वक शाखित होता है। इसमें जड़ों का अभाव होता है क्योंकि जड़ों का कार्य कवक मूल या माइकोराइजा द्वारा किया जाता है, जो राइजोम को सीडलिंग्स अवस्था में ही इन्फेक्टेड कर देता है। अतः सभी प्रकार के माइकोराइजा पोषक पदार्थों का अवशोषण बढ़ाकर पौधों में वृद्धि उत्प्रेरित करते हैं। अब हम देखते हैं जड़ों के कार्य। ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, भोज्य पदार्थ का संग्रह करते हैं, पेड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखते हैं। इसके साथ ही मिट्टी का कटाव रोकने में भी ये हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पर इन फंक्शंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं तना और जड़ में अंतर।
तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है जबकि जड़ बीज के मूलांकुर से विकसित होती है। यंग स्टेम जनरली हरा होता है क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जो रूट है वो अहरित या नॉन ग्रीन होती है क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तने पर नोड और इंटरनोड होते हैं जबकि जड़ पर नोड और इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं। तने पर पत्तियां, कायिक कलिकाएं, पुष्प कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं जबकि इनमें एब्सेंट होती हैं। तने के अग्रभाग पर कैप नहीं होता या स्टेम कैप, जबकि जड़ के अग्रभाग पर रूट कैप होता है। तना धनात्मक प्रकाशनवर्ती यानी प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि ऋणात्मक गुरुत्वान्वर्ती यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। जबकि जड़ की हम बात करें तो ऋणात्मक प्रकाशनवर्ती यानी प्रकाश से दूर, लेकिन धनात्मक गुरुत्वान्वर्ती यानी गुरुत्वाकर्षण दिशा में वृद्धि करती है। पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति एक्सोजीनस यानी बाहर से उत्पन्न होती है, जबकि पार्श्व जो जड़ें होती हैं या लेटरल रूट्स होती हैं इनकी उत्पत्ति एंडोजिनस होती हैं क्योंकि अंदर की परतों से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री जड़ और एकबीजपत्री जड़ में अंतर। सबसे पहले हम पेरिसाइकल की बात करें, यानी पार्श्व जड़ें और कैम्बियम का निर्माण पेरिसाइकल से होता है, जबकि एकबीजपत्री जड़ों में केवल लेटरल रूट्स का निर्माण पेरिसाइकल से होता है। वेस्कुलर बंडल की यदि हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल देख सकते हैं। डाइकोटिलिडन्स प्लांट या द्विबीजपत्री पौधों में वेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 तक होती है, जबकि एकबीजपत्री पौधों में वेस्कुलर बंडल की संख्या 6 से अधिक होती है। इसी के साथ जो द्विबीजपत्री जड़ होती है इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जबकि एकबीजपत्री पौधों में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स होते हैं इनकी रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जबकि एकबीजपत्री पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अगर हम पित्त की बात करें तो द्विबीजपत्री जो जड़ है इसमें पित्त अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि एकबीजपत्री जो जड़ है इसमें पित्त विकसित होता है और बड़ा होता है। तो आप यहाँ पर इन दोनों की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्तंभ जड़ें और जटा जड़ों में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप रूट्स ये जड़ें पौधे के क्षैतिज शाखाओं से उत्पन्न होकर भूमि की ओर बढ़ती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्षैतिज शाखाएं हैं, इनसे वृद्धि करके जमीन में वृद्धि कर जाती हैं। जबकि जटा जड़ें ये भूमि के निकट की जो नोड होती है उनसे उत्पन्न होकर तिरछी भूमि में वृद्धि करती हैं। इसी के साथ ये जड़ें स्तंभाकार और स्थूलकाय होती हैं, जबकि जटा जड़ें सामान्य जड़ों के समान किंतु ये मजबूत होती हैं। स्तंभ जड़ें बरगद में मिलती हैं, जबकि जटा जड़ें मक्का, केवड़ा, गन्ना में मिल जाती हैं। तो आप इन जड़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, श्वसन मूल जड़ें तथा स्वांगी कारक जड़ों में अंतर, यानी श्वसन मूल जड़ें ये दलदली एवं लवणीय वाले स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में पाई जाती हैं, जबकि स्वांगी कारक जड़ें या एसिमिलेटरी रूट्स स्थलीय या अधिपादप जल या जलीय पौधों में पाई जाती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें श्वसन मूल जड़ों की तो ये हरी नहीं होती तथा प्रकाश संश्लेषण इनमें नहीं हो सकता, जबकि स्वांगी कारक जड़ें हरी होती हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। श्वसन मूल जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वान्वर्ती होती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में होती हैं, जबकि स्वांगी कारक जड़ें वायवीय होती हैं यानी हवा में होती हैं, लेकिन ये उभय गुरुत्वान्वर्ती होती हैं। ये जड़ें कार्क द्वारा ढकी होती हैं तथा गैस या वायु के आदान प्रदान के लिए इनमें लेंटिकल्स होते हैं, यानी ये रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, जबकि इनमें कॉर्क का अभाव होता है तथा वायु का आदान प्रदान इनके द्वारा नहीं होता। अब हम देखते हैं कंदिल, पुलकित तथा ग्रंथिमय जड़ों में अंतर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंदिल जड़ों में अंतर। ये जड़ें तने की पर्वसंधियों से निकलती हैं। ये जड़ें एकल रूप से उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ भोजन संग्रह करके ये फूल जाती हैं, जैसे शकरकंद में। अगर हम पुलकित जड़ों की बात करते हैं, ये जड़ें तने के आधार से निकलती हैं और गुच्छों के रूप में ये उत्पन्न होती हैं। सभी गुच्छों की जड़ों में भोजन संग्रह होता है। इस प्रकार की जड़ों को हम जनरली पुलकित जड़ें कहते हैं। जबकि हम ग्रंथिमय जड़ों की बात करें, ये भी तने के आधार से निकलती हैं तथा सामान्य जड़ों के रूप में उत्पन्न होती हैं, जहां इन जड़ों के ऊपर केवल अग्रभाग पर भोजन संग्रह होता है और ग्रंथिनुमा संरचना बना लेती है, जैसे कि आमा हल्दी में। ये सभी उदाहरण अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण हैं।
थैंक यू।